नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोग फिर भी कुंभ आते हैं। ट्रेनें देरी से चलती हैं, उनमें जगह नहीं मिलती है, 300 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। लोग फिर भी कुंभ आते हैं। 10-10 घंटे, 20-20 घंटे जाम में फंसे हैं, हाहाकार मचा है, लोग फिर भी कुंभ आते हैं। सरकार का फैलाया गया प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो जाता है, लोग फिर भी कुंभ आते हैं। उन्हें पता है कि 144 साल पर लगने वाले कुंभ के दावे पर विवाद है। पहले के कुंभ को भी 144 साल पर लगने वाला बताया जा चुका है, फिर भी लोग कुंभ आते हैं। सर्दी है, रास्ते में जाम है, पैदल चलना पड़ता है, खाना महंगा है, फिर भी लोग कुंभ आते हैं। कुंभ को अखबार की तरह भी देखिए, सरकार की नाकामी की तरह भी देखिए, और ऐसे भी देखिए कि लोग फिर भी कुंभ आते हैं। आते ही नहीं हैं, अपने साथ 10-20 को ले आते हैं। इस ट्रैक्टर पर सवार लोग किसी गांव के होंगे, एक पटीदारी के होंगे, लेकिन चले आ रहे हैं। ट्रैक्टर की सवारी मर्सिडीज की तो होती नहीं। समतल सड़क पर भी ट्रैक्टर कूदता फांदता रहता है, फिर भी कुंभ के लिए जाते इन लोगों के चेहरे पर वहां पहुंच जाने का विश्वास और स्नान कर लेने का संकल्प देखिए। आप अपनी कार छोड़कर इस ट्रैक्टर में सवार हो जाएंगे। हम सब जानते हैं कि ई रिक्शा वाला जिस तरह से ठेले को ठेल रहा है वह खतरनाक हो सकता है। अमेरिका, लंदन से आया कोई भी बंदा ट्रैफिक सेंस पर लेक्चर दे डालेगा, लेकिन इस तरह से एक दूसरे को धक्का देते हुए कुंभ के घाट तक पहुंचा देने का जज्बा भी दर्ज होना चाहिए। हो सकता है कि ठेले पर बैठी इन औरतों को कहना ना आता हो, लेकिन चेहरे पर जो उल्लास तैर रहा होगा वह चिंताओं से दबा हुआ नजर नहीं आता। रात के वक्त मुकेश यादव और शिवम दीक्षित के कैमरे ने कूद फांद करते इस ट्रैक्टर को रिकॉर्ड किया है। लोग ऐसे इत्मीनान से बैठे हैं जैसे रोल्स रॉयस फ्री में बांट दी गई है। कुंभ से लौटने का सुख भी हम नहीं जान सकेंगे, और यह सुख किस तरह से अगले कुंभ तक लोगों के मन में बसा रहेगा, इसे जानने की जरूरत भी नहीं। ऐसे ही अनुभवों की कड़ियों के सहारे कुंभ अपनी यात्राएं तय किए जा रहा है, और आते जा रहे हैं कुंभ में लोग। कुंभ के लोग का यह दूसरा पार्ट है। आपको याद होगा, हमने 4 फरवरी को कुंभ पर एक वीडियो बनाया, कुंभ के लोग। यह वीडियो भी उसी का विस्तार समझिए। कुंभ की अव्यवस्था को लेकर, भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर कितने सवाल उठने चाहिए, बार बार उठने चाहिए कि मरने वालों के नाम के साथ सूची अभी तक प्रकाशित क्यों नहीं की गई? क्यों 17 घंटे लग गए मरने वालों की संख्या बताने में? जो भगदड़ हुई, क्या संयोग था या व्यवस्था की नाकामी की वजह से लोगों की जान गई? पूछा जाना चाहिए और जवाब मिलना चाहिए। नवभारत टाइम्स में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान छपा है कि मौनी अमावस्या वाले दिन एक गलती हुई थी, लेकिन गलती क्या हुई इसका जिक्र नहीं। यह गलती क्यों हुई? कोई मामूली गलती तो नहीं, लोगों की जान गई है, तो बताना चाहिए वह गलती क्या थी, किसकी थी। लोकसभा में सपा सांसद अखिलेश यादव ने सवाल किया है, तो कम से कम जवाब मिलना चाहिए। चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको? जमीन की समस्याएं न दिखती हों। और सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं वो ड्रोन कहां हैं? वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। कुंभ की व्यवस्था में चूक हो सकती है, लेकिन जिस तरह से आसमानी दावे किए गए उसमें कोई चूक नहीं थी। उसमें चूक की भी आशंका को कोई जगह नहीं दी गई। कुंभ के अपने अनुभवों को लेकर लौट रहे कई लोग गोदी मीडिया में व्यवस्था की वाहवाही की खबरों से मिलाकर देख रहे हैं। उनकी कॉपी अब आम जनता चेक करने लगी है। ऐसी ही एक बातचीत हम आपको सुनाना चाहते हैं। लंबी है, लेकिन आपको सुननी चाहिए। इन्हें सुनने का मतलब है कुंभ के विराट का दर्शन। जानकी पटेल नाम है, मध्य प्रदेश के सागर से आए हैं। आप उनके बयान को सुनिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने गोदी मीडिया पर कुंभ को लेकर जो अति प्रचार किया गया
और जो उन्होंने देखा उसके बाद मीडिया के कवरेज की धज्जियां उड़ाकर रख दी, बल्कि इसलिए भी सुनिए कि एक आम आदमी अपनी आलोचना में कितना लयात्मक हो सकता है। उसकी आलोचना में जो कविता है, सरकार के दावों को पहचानने की जो क्षमता है, वही शायद भारतीय जन का सामान्य विवेक भी है, जिसका कोई जवाब नहीं। जानकी पटेल के शब्दों में कुंभ की व्यवस्था की आलोचना उस प्रशासन के लिए भी एक शानदार साहित्य है जिसने इस कुंभ को केवल आंकड़ों में बदलकर रख दिया है। फिर वहाँ पे यहाँ बंद है, वहाँ का खुला। कितने लोग हैं आप लोग? कुछ नहीं है। आप लोग कितने लोग हैं? 35-36 लोग हैं हम लोग। 35-36 लोग। इतना परेशान हुए हद से बाहर, कोई रुकने की व्यवस्था नहीं, पानी की पीने की व्यवस्था नहीं। टीवी में देखते हैं आरओ का पानी, आरओ मेन रोड पर लगा है, आरओ मेन रोड पे लगा है। बड़े लोग VIP जाते हैं, बड़े लोग VIP आते हैं उनके लिए आरओ। पुलिस वाले ने जो ऑटो टानो थे उन्होंने कर जात, हम लोग को परेशान करते हैं। इतने लोग देखो तो पब्लिक की हाल देखो, उस पार जोशी पार, इस पार नहीं आने देते, हनुमान जी के दर्शन नहीं करने देते। वो कह रहे हैं अच्छा चल रहा है, माइक में बोल रहे अच्छा खाना चल रहा है, अच्छा व्यवस्था चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। योगी ऊपर मोदी, हम उन्होंने भोगी। उनसे पूछे हमारे दिल से जो प्रत्यक्ष है। अब VIP आए, उनकी गाड़ी कार दी, उनने अच्छे नहाए, हम उन्होंने अच्छे करके खपाए। पूरी दशा है, आस्था है, लेकिन नहीं भी हो इतनी बड़ी आस्था नहीं है उनके पास। हम लोगों की धर्म के प्रति आस्था, लेकिन वे वोट की बना रहे हैं अपनी आस्था। आओ, हम लोगों को लग रही चोट, वे जोड़ रहे वोट। पब्लिक खा रही वहाँ पर वोट, नाम को बना दिया। यहाँ जाइए, पलंग बिछे हैं, गद्दे लगे, दिखा भर दिए हैं। किसी को वहाँ सोता लेटा देखा है क्या आप लोगों ने? मीडिया वाले भी जाए कि देखा भर दिया, यहाँ अच्छा बिकने के लिए, यहाँ भोजन के लिए, यहाँ आरो पानी। अरे कछु नहीं आरो, इतना कचरा डारो, काय आरो। हम देखा था वो करेल घाट है, पूरा पत्तलपुरी है, अभी हाल देख पे आए हैं। कुछ नहीं, मेन रोड है, मेन रोड है, काली पट्टी जो रोड कहा उसे, उनकी सफाई हो रही, मैं फीले ठोक रही। उनकी VIP की गाड़ी नहीं खराब हो गए। अंदर देखो, या VIP 1-2 अखाड़े, जनता की तो नहीं देखा है। साधु संतों की कहाई व्यवस्था, जनता की ने कहाई अच्छी रास्ता, बहुत हालत है खस्ता। जनता आवाज भी तो नहीं उठा रही। जनता का कर उठा रही आवाज, पुलिस मार रहे हैं। पुलिस हिंदी नहीं बोलते, पुलिस बोलते नहीं। हम लोग बता नहीं, बड़ी क्या बढ़िया। हम पूछ रहे कि हमें नहीं जाने या कौन जाने, 20 सेक्टर जाने, 15 सेक्टर जाने, आगे बढ़ी। तो बताओ तो हो बोल रहा टीवी में हो, हमारी व्यवस्था अच्छी है, तुम्हारे अखिलेश कहो करे नहीं है व्यवस्था, तो फिर तुम तो शुरू उनके ऊपर चलो, अराड़ो चलो तो वही जाने। देखो हालत करे 40 करोड़ जनता होता सड़ोर, तुम्हारा तो हो रहा लक्ष्य पूरा होगा 40 करोड़। आज 47 करोड़ 52 लाख, हम कर रहे लाख 50 जे तो कर रहे मेहनत थोड़ी, उन्होंने भी सहायता के आठ वहां तक जाएगा। इनकी भी मजदूरी देखो, पेट पाल रहा है। हम पैदल 20 किलोमीटर 3 किलोमीटर 50 रुपए दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानकी पटेल की बात सुननी चाहिए और उन लोगों को बुलाकर क्लास लेनी चाहिए जिन्होंने कुंभ के प्रचार के लिए बुकलेट तैयार की थी। हर बात में दुनिया दुनिया करने वाला गोदी मीडिया का भूगोल नोएडा और नई दिल्ली के आगे जाकर समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके चैनलों पर भी और अखबारों में भी जाम की खबरें चलने लगीं और एक नए शब्द का चलन सामने आया, रोड अरेस्ट। ट्रैफिक जाम के बदले रोड अरेस्ट का इस्तेमाल किया गया। रोड अरेस्ट यानी सड़क पर ही गिरफ्तार रह गए। यह भी इसी कुंभ की देन है। से प्रवेश करेंगे तो आपको परेशानी होगी। यात्रीगण ध्यान दें, जिन यात्रियों को मुगलसराय होते हुए पटना गया, हावड़ा, बिहार, बंगाल की तरफ जाना है, वे यात्री रोड से आगे बढ़ते जाएं, गेट नंबर 2 से प्रवेश करें। 7-8 फरवरी से जाम की खबरें चलने लगी और छपने लगी। 10 फरवरी तक आते आते इसे दुनिया का सबसे लंबा जाम कहा जाने लगा।
किसी ने लिखा 300 किलोमीटर लंबा जाम लगा है, किसी ने लिखा लोग जाम में 20-20 घंटे फंसे हैं। अमर उजाला में आगरा के सिकंदराबाद में रहने वाले अभिषेक ओझा का बयान है। अभिषेक बताते हैं कि एक प्राइवेट टैक्सी से प्रयागराज पहुंचे, लेकिन यहां पहुंचने में उन्हें 26 घंटे लग गए। 26 घंटे जाम में कैसे रहे, इसका अनुभव दर्ज नहीं। कुंभ के कवरेज में जाम में फंसे लोगों के लिए रोड अरेस्ट कहा जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में लोगों ने इंस्टाग्राम पर अपनी परेशानियों को काफी विस्तार से दर्ज किया है। वीडियो चल रहे हैं कि प्रयागराज की तरफ मत आइए, मगर आप ऐसा मत कीजिए, जाइए और स्नान भी कीजिए। भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि 300 किलोमीटर दूर कटनी में पुलिस को लाउडस्पीकर के जरिए श्रद्धालुओं से कहना पड़ा कि प्रयागराज अभी मत आइए। कोई बताने लगा हम 10 घंटे से गाड़ी में बैठे हैं, तो कोई 15 घंटे की बात बताने लगा। भास्कर ने जाम में फंसे लोगों पर काफी विस्तार से रिपोर्टिंग की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लोग अपनी ही गाड़ियों में कैद हो गए, जो खाना लेकर चले वो खत्म हो गया, छोटे बच्चे रोने लगे, बुजुर्ग परेशान हो गए, महिलाएं वॉशरूम की तलाश में भटकती रहीं, गाड़ी चलाने वाले अब परेशान हो गए। ये सभी लोग कुंभ को लेकर घर से जो भी सोच कर निकले, जाम के झाम में फंसकर भूल गए। दिल्ली से आनंद पवार पत्नी के साथ चले, 12 घंटे में प्रयागराज पहुंचना था, 30 घंटे लग गए। सोनू सिंह एमपी के सतना से प्रयागराज के लिए चले, 5 घंटे में पहुंचना था, 15 घंटे लग गए। रीमा गोंडा से शाम 7:30 बजे निकली, रात 1 बजे प्रयागराज पहुंचना था, सुबह के 10 बज गए, संगम नहीं पहुंच पाई। अरुण जम्मू कश्मीर से प्रयागराज के लिए निकले, 13 घंटे में पहुंचना था, 28 घंटे लग गए। भास्कर ने लिखा है यह सिर्फ 5 लोगों की बात नहीं, प्रयागराज में 5 लाख लोग इसी स्थिति में हैं। ये 7 से लेकर 10 फरवरी तक की रिपोर्ट का अंश बता रहा हूँ। सवेरे आए हैं हम लोग, 8 बजे यहाँ तक चल आए हैं। 8 बजे आ गए थे। और ड्यूटी ये आए हैं, यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं है। बस भी आता है जाता है। आप बस कहाँ से पकड़े थे? बस हम नेपाल से बस पकड़ के लाए हैं। डायरेक्ट आपका बस यहाँ है? हाँ। और यहाँ से बस आगे नहीं जा पा रहा है? जा नहीं रहा, शहर में आता बस अच्छा आता जिधर जगह नहीं जाएगा, दूसरा आकर चढ़ा लगा। हम लोग को नहीं मिला आगे। आप लोग घर से लाए हैं? हम लोग घर से लाए हैं। यहाँ खाने पीने का सामान क्या महंगा है? नहीं मिला है, हम खाए नहीं किए, कल आसान करके खाएंगे, कुछ नहीं। क्या करेगा? खाना बना के खाए। रेलवे ने हमको टिकट तो कर दी AC 3rd की, एंड वंस वी रीच दिस पापामाऊ जंक्शन, वहाँ से AC में और स्लीपर में कोई डिफरेंस नहीं था। क्राउड एंटर कर गया एंड नोबडी वाज देयर टू एंटर द क्राउड। इट वाज लाइक कि हम जनरल में बैठे हुए हैं, तो इफ पीपल कमिंग बाय AC, तो आई वांट टू टेल देम कि डोंट एक्सपेक्ट कि मीन पूरी इसमें जर्नी ही बहुत कंफर्टेबल रहेगी। समवेयर फ्रॉम अबाउट पापामाऊ लोग आपके केबिन में आके भी चढ़ सकते हैं। सो प्लीज़ मेंटली भी अभी रेडी फॉर ऑल दी सिचुएशन। उतरने के बाद गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग जस्ट नॉमिनल वेर एवर यू गो। चलना बहुत पड़ रहा है और उसमें ट्रैफिक को एनी टाइम मीन्स दे कैन डाइवर्ट द रूट एनी टाइम। सवारी नहीं मिल रही है एंड कोई रिक्शा नहीं मिल रहा है, कोई टुक टुक नहीं, नो रिक्शा एज सच, एंड इवन इफ दे आर अवेलेबल दे आर मीन चार्जिंग मच हाई। तो आना वैसे इन टर्म्स ऑफ आध्यात्म इज ओके, बट आना इन टर्म्स ऑफ लाइक मीन गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट लेवल, मीन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जाम को लेकर लोगों की नाराजगी से अगर किसी को लगता है कि लोग व्यवस्था परिवर्तन की कामना लेकर कुंभ से लौट रहे होंगे, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि कोविड के दौरान कितने लोग मर गए, मरने वालों की संख्या पर विवाद हुआ, प्रमाण दिए गए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, फिर भी इस जनता ने भुला दिया और ऐसे भुलाया जैसे कोई बात नहीं। तो भारत की जनता के लिए जाम समस्या नहीं है। वह जिस सहिष्णुता और धीरज के साथ अपने अपने शहरों में जाम में फंसी रहती है, उसे अलग से देखिए। जाम ही उसका जीवन है। जनता को मोक्ष में यकीन है, इस जीवन से मुक्ति की आकांक्षा है, लेकिन जाम से मुक्ति मिल सकती है, ऐसी क्रांतिकारी सोच उसके भीतर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ट्रैफिक जाम उसके लिए रोज का दुख तो है, मगर तमाम दुखों की तुलना में छोटा सा दुख है। सरकार तो 15 करोड़ की तैयारी करके रखी। ठीक है, किया है, व्यवस्था किया है, इसमें कहीं कमी नहीं है। हम यूपी सरकार से बहुत खुश है, व्यवस्था से खुश है, हर चीज से खुश है। हाँ, खाने पीने की बात है तो मेरा इच्छा जो होगा हम जहाँ बनोगा खाएंगे, इसमें तो कोई बात नहीं है। ट्रैफिक जाम वगैरह को लेकर के जाम है, श्रद्धालुओं है, मान लीजिए बहुत
सुविधा भी है, जाम भी है, हर चीज है, लेकिन ये तो होगा ही। ये कहीं भी जाम आप छूट नहीं सकते हैं। यूपी चल जाओ, बिहार चल जाओ, दिल्ली चल जाओ, बंगाल चल जाओ, जाम के बारे में छूट। हाँ, ये देखिए श्रद्धालुओं को दिक्कत कहाँ। श्रद्धालु ऐसा बताया जा रहा है कि 15-15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, 3-3 दिन जाम में चलना पड़ेगा। इसलिए चलना पड़ेगा कि जहाँ गाड़ी की व्यवस्था ठप हो गई है तो प्रशासन क्या करेगा। ऐसा तो कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ तो जा रही हैं, पर यही है कि ओवर चार्जिंग बढ़ गई है। चार्ज है, किसी को कमाना है। देखिए, ये चार्ज नहीं कर सकते, जिसमें है हम भी मानते हैं कि चार्ज है, लेकिन उसका तो कमाई यही न है। वही बात, वही कमाई यही न है। अगर वो बेचारा नहीं कमाएंगे, हम मान लीजिए दुकान करते हैं, हम ही दुकान करते हैं, दूसरा नहीं, हम ही करते हैं, तो मान लीजिए हम कमाने के लिए है ना। ठीक है, हमारा बात ये तो सुनिए, हम कह रहे हैं तो मान लीजिए जहाँ अभी अंकल जी कह रहे थे कि जहाँ 100 रुपये लगना चाहिए तहाँ 500, ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये तो लूटा जाएगा ना। लूटा जा रहा है, लेकिन इसी में अब सबका श्रद्धालु तो क्या करेंगे हम। इसीलिए तो परेशानी हो रही है, मुझे परेशानी तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं इसके भी। देखने का यह भी एक नजरिया है। लूट है, इसे पहचान रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कोई क्या कर सकता है। लोग लूट और जाम दोनों में फर्क नहीं करते। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हैरानी की बात है कि दुनिया के सबसे लंबे जाम की खबर इसी कुंभ को लेकर चली, जिसे दुनिया का इस मामले में तो उस मामले में बड़ा बड़ा आयोजन बताया जा रहा था। जब खबर चलने लगी तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को लखनऊ से प्रयागराज भेजा और प्लान बन गया। इसका मतलब है कि जाम की जो भी समस्या थी इन्हीं अधिकारियों की वजह से थी, या अगर ये अधिकारी चाहते तो ठीक हो सकती थी। कई दिनों से खबरें छप रही थी कि जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन खबरों के अगले दिन जाम की समस्या लापता हो जाती है। बिल्कुल आसान नहीं होता है महीने भर तक व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन तब बढ़ा चढ़ाकर दावे करने से पहले इसे लेकर सोचा जाना चाहिए था। कुंभ अभी शुरू भी नहीं हुआ कि इस तरह से दावों के आधार पर जश्न मनाया जाने लगा जैसे कुंभ समाप्त हो चुका हो। कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आई, लोग खुशी खुशी आए, झूमते झामते चले गए। हम समझते हैं कि इस कुंभ को मैनेज करने में पुलिस के आम कर्मचारियों की क्या हालत हुई होगी। उन्होंने बहुत मेहनत की होगी। हो सके तो उन पुलिस वालों के लिए शुक्रिया के 2 शब्द भी कहते आइएगा। कुंभ में दावा किया गया है कि 2 लाख करोड़ का व्यवसाय होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार इस वजह से जीएसटी का जो संग्रह होगा, पूरे भारत में यूपी का योगदान अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगा। invest.up.gov की वेबसाइट पर टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख प्रकाशित किया गया है। इसमें एक अधिकारी ने बयान दिया है कि मेले के कारण 6 से 10 लाख लोगों के लिए अस्थायी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिसाब छपा है कि अगर हर श्रद्धालु मूलभूत सुविधाओं और सेवाओं पर 5,000 खर्च करेगा तो 1.5 महीने में 2 लाख करोड़ से अधिक का कारोबार हो जाएगा। इसी रिपोर्ट में अर्थशास्त्री पंकज गांधी जायसवाल का अलग से बयान है। कहते हैं अगर हर श्रद्धालु औसतन 10,000 खर्च करेगा तो 4 लाख करोड़ की कमाई होगी। 2 लाख करोड़ का कारोबार होगा या 4 लाख करोड़ का, यह साफ नहीं हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि जानकारों के मुताबिक कई व्यवसायों के लिए यह कमाई 8 महीनों के बराबर होगी। जीएसटी से होने वाली कमाई का अनुमान है 50,000 करोड़ रुपए और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर मिलाकर सरकार की कमाई 1 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। एक नजर जरा इस पर डालिए कि आम लोग कुंभ कैसे आ रहे हैं, किस तरह की सवारी लेकर आ रहे हैं। ट्रैक्टर टेम्पो भाड़ा करने का खर्चा अपना है तो डीजल का खर्चा क्या कुंभ का ही खर्चा माना जाएगा? जिस जगह से डीजल भराया गया है क्या उसे भी कुंभ क्षेत्र का खर्चा माना जाएगा? क्या इसमें ट्रेन टिकट, हवाई टिकट का भी खर्चा है? पता नहीं, लेकिन यहां आने वाले इन लोगों को देखिए, इनकी आर्थिक स्थिति अपने आप झलक जाती है। क्या इस वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मेला क्षेत्र में पहुंचकर 5,000 रुपए, 10,000 रुपए खर्च करने की क्षमता रखता है? अगर एक दिन में वह 5,000 या 10,000 खर्च कर सकता है, तब फिर सर पर बोरा लेकर क्यों चला जा रहा है? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है गंगोले। गंगोले? हाँ। कहाँ से हैं गंगोले जी? गोंडा से। गोंडा। हाँ। तो कब आए थे आप प्रयागराज? कल।
कल आए थे सुबह में? सुबह में। हाँ। ट्रेन से? नहीं, बस से। अरे रुक जाओ तुम। बस से आप लोग आए थे? हाँ। तो अभी स्नान हो गया आप लोग? स्नान हो गया, जाने वाले हैं स्टेशन से। अच्छा। गाड़ी ट्रेन से। अच्छा। हाँ। कैसा लगा? ना बढ़िया, नहाया खूब आराम से, खूब बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ। सबसे पहले तो उस वीआईपी से पूछा जाना चाहिए जिसके लिए खाली रास्ते बनाए गए, जिसकी कारें दंदनाती हुई संगम तक गईं, जो स्नान के बाद वीडियो बनवाता रहा, इंस्टा से लेकर ट्विटर पर शेयर करता रहा। उससे पूछा जाना चाहिए कि उसने अपने लाखों की दौलत से कुंभ क्षेत्र में क्या खरीदा, कितना खर्च किया। क्या उसने कुंभ क्षेत्र में 5,000 रुपए खर्च किए? मैं कुंभ क्षेत्र में पहुंचकर सिर्फ खर्चे की बात कर रहा हूं। इसी खर्चे का इतना प्रचार प्रसार किया गया है कि लोग दुकानों के लिए दौड़ पड़े। कुंभ क्षेत्र में दुकानें फ्री में तो नहीं मिली होंगी, कुछ हजार से लेकर कई लाख तक सरकार को देने पड़े होंगे, लेकिन क्या इन दुकानदारों ने जितना पैसा दिया है वो खर्चा उनका निकल आया? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि महाकुंभ त्रिवेणी बाजार में दुकानदारों का हाल बेहाल है। बिक्री नहीं हो रही, दुकानों में कोई झांकने नहीं आ रहा। जिन लोगों ने यहां दुकानें ली हैं वो परेशान हैं। कहते हैं कुंभ में डायवर्जन इतना लंबा हो गया है कि ग्राहक दुकानों की तरफ नहीं आ पा रहे। मौनी अमावस्या की भगदड़ के बाद पुलिस मुस्तैद हो गई, भीड़ को रुकने नहीं दे रही है। जाहिर सी बात है, सुरक्षा जरूरी है। डायवर्जन के कारण लोग लंबे लंबे रास्ते से आ रहे हैं और इतना थक जा रहे हैं कि रुककर खरीदारी क्या करेंगे। जब रुकेंगे, ठहरेंगे, तभी तो खरीदेंगे। भास्कर की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि फतेहपुर के बिंदकी में शुक्रवार की रात महाकुंभ के कारण रूट डायवर्जन से उत्पन्न भारी जाम ने लोगों को परेशान किया। महाकुंभ के मद्देनजर हाईवे पर वाहनों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई। इसके कारण रूट डायवर्जन करना पड़ा। कानपुर प्रयागराज मार्ग पर स्थित चौड़गरा कस्बे में करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये सब खबरें छप चुकी हैं, आज की नहीं है। तो इस तरह की खबरें कुंभ को लेकर छपती रही हैं। ये सब कारण तो हैं, लेकिन जो भारत महीने का 25,000 भी मुश्किल से कमा पाता है, उस भारत का हर श्रद्धालु कुंभ क्षेत्र में 5,000 या 10,000 खर्चा कैसे करेगा, इसका कोई जवाब नहीं बता रहा। दुकानदार क्या ये बात नहीं जानते थे, जो अब रोना रो रहे हैं कि प्रचार ज्यादा हो गया इसलिए हमने दुकानों के ज्यादा पैसे दिए और अब बिक्री नहीं हो रही? क्या उन्हें पता नहीं था कि बाजार की क्या हालत है, लोगों के पास इस वक्त पैसे नहीं? इसके बाद भी जीएसटी के नए आंकड़ों का इंतजार कीजिए, देखिए कि यूपी से इस बार जीएसटी का संग्रह कितना बढ़ता है और कुंभ क्षेत्र जिस जीएसटी जोन में आता है उसका कलेक्शन कितना है। पता चल जाएगा कि कुंभ से 2 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ या 4 लाख करोड़ का। कुंभ में जो बाजार लगाया गया है वहां बिक्री नहीं हो रही, लेकिन जाम में फंसे लोगों के कारण हाईवे के ढाबों पर खाना खत्म हो गया और 400 रुपए का एक पराठा मिलने की खबरें छपी हैं। यह खबर अमर उजाला में छपी कि ढाबे पर 400 का एक पराठा और 500 रुपए में दाल फ्राई मिल रही है। इसी रिपोर्ट में एक यात्री 70 साल के विनय कुमार कहते हैं उन्होंने अपने जीवन में ऐसा जाम नहीं देखा। फतेहपुर से प्रयागराज के बीच तमाम ढाबों में उन्हें भोजन नहीं मिला, जहां मिला भी तो वहां आलू के एक पराठे के लिए 400 रुपए देने पड़े, चाय भी 50 रुपए में एक कप। अखिलेश और उनकी पत्नी गरिमा ने कहा है कि तमाम ढाबे में खाना नहीं मिला। अधिकांश ने यही कहा उनके यहाँ भोजन खत्म हो गया है। कौशाम्बी जिले के अजुआ में एक ढाबा मिला भी तो वहां एक प्लेट दाल फ्राई के 500 रुपए देने पड़े। अभिषेक ने बताया कि कानपुर से प्रयागराज के बीच कई ढाबों में तो खाना ही नहीं मिला। फतेहपुर के पास एक ढाबे में भोजन मिला तो उसने मुंहमांगा दाम लिया, दाल सब्जी और 2 रोटी के लिए 750 रुपए लिए। मुरादाबाद के प्रशांत वत्स ने लखनऊ रूट के ढाबों के मनमाने रेट पर नाराजगी जताई, कहा ढाबे वालों ने जाम का बहुत फायदा उठाया। प्रशांत ने बताया कि 4 पूड़ी सब्जी के लिए 250 रुपए चुकाए। अगर ये हाल रहा, 2 रोटी दाल और सब्जी 750 रुपए में मिली है, तो कुंभ में 2 लाख करोड़ का नहीं 10 लाख करोड़ का बिजनेस होना चाहिए। बल्कि इस बार भारत की सारी जीडीपी कुंभ से निकल आनी चाहिए। लेकिन फिर भी लोग कुंभ आ रहे हैं, बस स्टैंड से उतरकर 15, 20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। जो बाइक ले सकते हैं बाइक लेकर पहुंच रहे हैं, ठेला और शटल का इस्तेमाल कर रहे हैं।
संगम में स्नान का सुख किसी सरकार की दी हुई रेवड़ी नहीं, जो आधार कार्ड के जरिए सीधे खाते में ट्रांसफर हो रही है। तमाम सवालों के बीच, समस्याओं के बीच कुंभ की सुंदरता से आप नजर नहीं हटा सकते। घाट के किनारे सूख रही साड़ियों के रंग से जो छटा बिखर रही है, उसका सौंदर्य अपनी आंखों में समेट लीजिए। अब इसी को कोई जोड़ ले कि नहाने के बाद इतने लोग ड्राई क्लीनिंग करेंगे, तो यह उसकी मूर्खता होगी। लेकिन घाट का यह दृश्य बता रहा है कि लोग अर्थव्यवस्था के इस मुश्किल दौर में भी अपनी बचत का पेट काटकर यहाँ आए हैं, यहाँ आएंगे, स्नान करेंगे। मौनी अमावस्या का मेला हो या माघ का या कार्तिक का, अपनी पवित्र नदी में स्नान करने वाला भारत अर्थशास्त्रियों के आंकड़ेबाजी के पहले से यहाँ आता रहा है। वह तकलीफों को दरकिनार करता हुआ चला आ रहा है, आता रहेगा। हाजीपुर बिहार। बिहार से कब आए थे आप? कब आए थे आप? परसों। और कहाँ रुके थे? घाट पर ही रुके थे। और स्नान कब किया? आज सुबह दोनों बार। कानोज के संगम के किनारे। और खाने पीने का क्या था? घर से लाए थे? 1 2 3 क्या क्या लाए थे? यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? भैया क्या है, कुछ है? सिर्फ गंगा नहावा जाओ। और क्या है यहाँ पे? यहाँ पे कोई व्यवस्था भी है? खाने पीने आज भूख मरता है, सिर्फ चाय पियो, बात करते हैं। गंगा नहाओ, डुबकी मार लो, जाओ। इतना पंडाल उंडाल था तो आप लोग नहीं? पंडाल उसमें जाओ, लाइन लगा लो, मंगाए तो है, मंगाए तो सब जगह मंगाए, कोई यहाँ नहीं, सब जन मंगाए। ये तो चार्ज लगना चाहिए, 10 रुपये कहाँ लगता, 50। कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है? लगभग 15-16 किलोमीटर चला। स्टेशन से पैदल गए थे? स्टेशन से अभी आए थे वहाँ से, तो कुछ दूर चले, कुछ दूर बाद उसका गाड़ी ठीक की है, गाड़ी ठीक किए तो 4,000 रुपया गाड़ी का लगा। 4,000 बाप रे। और यहाँ से आप लोग क्या बोलते हैं, आप भी संगमे में घाटे पे रुके थे? वो भी 2-3 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया? पहले ही छोड़ दिया। आप भी क्या बोलते हैं घाटे पर रुके थे? मेरे साथ है, माता जी लोग सब कोई मेरे साथ है। हम उस पार में रुके थे। 22 लोग। तो अब यहाँ से कैसे जाएंगे आप लोग? जाएंगे ट्रेन से। ट्रेन से यहीं से पकड़ेंगे? 9:30 ट्रेन है। जब विद्यार्थी अपनी परीक्षा को लेकर रेलगाड़ी का रास्ता रोकते हैं तो उनके खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन कुंभ से लौटते लोगों ने कई ट्रेनों पर हमला कर दिया, शीशे तोड़ डाले, दरवाजे के भीतर जबरन घुस गए। ऐसे कई वीडियो सामने आए। उनके प्रति भारत सरकार की सहिष्णुता नोट करने लायक है। हर किसी का क्षति पहुंचाना अपराध नहीं होता। कुंभ में आए लोगों को शायद इसकी छूट दे दी गई है। यह प्रयागराज स्टेशन के भीतर का दृश्य है, विहंगम दृश्य। यहाँ चप्पे चप्पे पर भीड़ है, लोग खड़े हैं, लेकिन सभी के निकलने का इंतजाम भी दिखाई देता है। रैंप पर चल रही भीड़ कितनी अनुशासित है। लोग धीरे धीरे चले जा रहे हैं। इन्हें पता है धक्का मुक्की होगी तो मुश्किल सबको होगी। भीड़ भीड़ चिल्लाने वाले देख सकते हैं कि लोग इसी भीड़ में कितने सहज हैं। आम भारतीय के लिए यही तो रोज का जीवन है। इस छोटे से स्टेशन से इतनी भीड़ को निकालना और आने देना आसान काम तो नहीं होगा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर पसरे लोगों की थकान में कुंभ का आनंद आप देख सकते हैं। सब एक दूसरे के बगल में लेटे हैं। कोई किसी के शरीर पर अपना शरीर टिकाकर ऊँघता हुआ जा रहा है। अमर उजाला ने लिखा है कि सामान्य दिनों की अपेक्षा ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 2 गुनी बढ़ गई। रूरा स्टेशन पर कानपुर की ओर जाने वाली और कानपुर से आने वाली ट्रेनें खचाखच भरी हैं। कई यात्री लटक कर सफर कर रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रेनों के कोच जनरल कोच की तरह भरे नजर आए। 7 फरवरी को भीड़ इतनी बढ़ गई कि वाराणसी कैंट से प्रयागराज जाने वाली महाकुंभ स्पेशल ट्रेन के इंजन में लोग घुस गए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, मगर दूसरी ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं। एक अन्य रिपोर्ट में अमर उजाला ने लिखा है कि प्रयागराज रूट पर अधिक व्यस्तता के चलते ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित है। रविवार 8 फरवरी को एलटीटी बनारस कुंभ मेला स्पेशल 13.5 घंटे, ग्वालियर बनारस बुंदेलखंड एक्सप्रेस 8.5 घंटे की देरी से बनारस स्टेशन पहुंची। कौन सी ट्रेन 10 घंटे लेट चली और किस ट्रेन के लिए यात्रियों को कितने घंटे इंतजार करने पड़े, यह सब कुंभ के अपने अपने अनुभव हैं। सरकार के दावों में इन बातों को कोई जगह नहीं मिलती।
गोदी मीडिया आपको एक कंट्रोल रूम दिखाएगा कि वहां से रेल मंत्री निगरानी कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य नहीं दिखाएगा लोग कैसे कैसे सफर कर रहे हैं। इन सब के बावजूद कुंभ में आने का अपना आनंद है। यहां आने वाले कई लोग अकेले यात्री हैं तो कई लोग समूह में यात्रा कर रहे हैं। कुंभ में आने वाले लोगों को केवल भीड़ की तरह मत देखिए, बल्कि इस भीड़ में आने वाले अलग अलग लोगों के समूह को भी देखिए। बेला कछार में बनाए गए बस स्टैंड में गाड़ियों का अंबार है। रात का वक्त है, लेकिन यहां खाना बनाया जा रहा है। दुकान नहीं है ये, बस भाड़ा कर जो लोग आए हैं वो अपने साथ दाल चावल सब्जी लेकर आए होंगे, यह जानते हुए कि जहां लाखों लोग आ रहे हैं वहां इन चीजों की कमी हो सकती है। राजस्थान से आए ये लोग जानते हैं स्नान के बाद बस स्टैंड पहुंच गए हैं तो कोई ना कोई बस मिल जाएगी। बस मिल जाने की उम्मीद इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। भले उनके शहर जाने वाली बस ना दिख रही हो, लेकिन यहां बसों का अंबार दिख रहा है, यही उनकी उम्मीद का जरिया है। कभी ऐसे भी इन भोले मानुस को देख लीजिए और समझ लीजिए। हमने कई लोगों से वीडियो मांग कर यह वीडियो बनाया है। आसान नहीं है बिना न्यूज चैनल के नेटवर्क के सपोर्ट के इस तरह के वीडियो बनाना। वीडियो के छोटे छोटे टुकड़ों में झांककर कुंभ की भव्यता को देखना। इसका विराट स्वरूप हमारी समझ के भीतर भी है और उसके दायरे के बाहर भी है। गंगा के किनारे स्नान का यह जो विराट दृश्य है, इसका दर्शन आप तभी कर पाएंगे जब किसी तरह घाट तक पहुंच पाएंगे। घाट भले वीआईपी हो गए, वीआईपी भले लोक लाज का ख्याल किए बगैर आ रहे हैं, ठाट से स्नान कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आम लोगों का यहाँ आना, आते रहना बता रहा है कि कुंभ में आ जाना ही बड़ी बात है। दिल्ली की हवा सांस लेने लायक तो नहीं है, लेकिन दिल्ली खाली तो नहीं हो गई। कुंभ में भी लोग इसी भाव से आए जा रहे हैं। संगम पर नावों की सवारी का आनंद सबके लिए भले ना हो, लेकिन इन नावों को देख लेना भी पर्यटन से कम नहीं। दरअसल आप केवल नाव नहीं देखते, नाव से पहले उस गंगा को भी देखते हैं जो सदियों से बहती चली आ रही है। यही कारण है कि व्यवस्था के दावों और अव्यवस्था की सच्चाइयों के बाद भी कुंभ में लोग आ रहे हैं। अगर आप कुंभ जाना चाहते हैं तो जरूर जाइएगा, इसलिए नहीं कि 144 साल बाद आया है, इसलिए कि भारत की एक महान परंपरा को आम लोग यहां तक लेकर चले आए हैं। उसका हिस्सा बनने और उसे आगे ले जाने के लिए कुंभ जरूर जाइए। मगर यह मत कीजिए जो अमर उजाला और दैनिक जागरण में खबर छपी है कि वैशाली गाजियाबाद के इंदिरापुरम के कुछ लोगों ने अपनी सोसाइटी के स्विमिंग पूल में संगम के जल को डाला और स्नान किया। देखिए कि कुंभ की महिमा कितनी बड़ी है कि कुंभ के नाम से स्विमिंग पूल के इस स्नान को भी कुंभ का हिस्सा बताकर कवर किया गया है। तो यह छल मत कीजिए कि बाल्टी में गंगा का पानी डालकर कुंभ मत नहाइए। गंगा वहां मौजूद है, वहां जाकर नहाइए। यही कुंभ के लोग हैं। उनके भीतर कुंभ में आने का जो प्रवाह है, आवेग है, उसकी रफ्तार कहीं दर्ज नहीं हो सकती। अधिकारियों को दावा करने दीजिए कि कुंभ में 40 करोड़ आ गए, 50 करोड़ आ गए। वे कुंभ को हेडलाइन में आगे रखना चाहते हैं, रखने दीजिए। उन्हें पूरी छूट है कि वे 40 करोड़ से आगे जाकर 100 करोड़ का भी दावा कर लें। लेकिन यह सही है कि भारत कुंभ में आया तो है। इन दावों की सच्चाई सबको मालूम है। इसके बाद भी कुंभ में लोग आए जा रहे हैं, आते रहेंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।